हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल कीमोलॉजी में। और आज हम बात करने वाले हैं सेल टॉपिक पर। सेल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी में। सेल क्या होता है, डिस्कवरी किसने किया है, सेल कितने टाइप्स के होते हैं और सेल थियरीज किसने किसने दिया है, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, आज हम सभी के बारे में देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। सेल क्या है? सेल क्या है से पहले हम जान लेते हैं कि सेल टर्म आया कहाँ से है। सेल का मतलब होता है, सेल टर्म आया है एक लैटिन वर्ड से। सेल टर्म इज derived from a Latin word cellulose। सेलुला सेलुला का मतलब होता है अ हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फेयर एक एक स्फेयर बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो क्या है, अंदर से पूरा खाली है, कुछ इस तरह का पूरा खाली है, जिसके अंदर क्या भरा है, साइटोप्लाज्म भरा है। साइटोप्लाज्म। तो सेल टर्म जो है वो डिराइव हुआ कहां से, एक लैटिन वर्ड से जिसका नाम है सेलुला। सेलुला का मतलब होता है हॉलो स्फेयर, खाली स्थान, एक गेंद के जैसे बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर पूरा क्या है, खाली खाली है। उसके अंदर क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है। यहीं से अगर बात करें कि सेल क्या है, अब हम बात करते हैं सेल क्या है। तो सेल एक साइटोप्लाज्म का मास है, मास ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल इज अ मास ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का क्या है, ये एक मास है जो कि घिरा हुआ होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे किससे घिरा होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। साइटोप्लाज्म दैट इज कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। किससे कवर्ड होता है, सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है पूरी चारों तरफ से। तो सेल क्या है, सेल एक मास है साइटोप्लाज्म का जो कवर्ड होता है किससे, सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। साथ में इसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेलेक्टिव मतलब कुछ सेलेक्टेड पार्टिकल को ही ये सेल के अंदर आने या जाने देता है, इसलिए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का सही मतलब होता है आधा, आधा ही परमिट देता है किसी को, आधा ही मतलब जो इसके सेल के साइज के, सेल मेम्ब्रेन के जो साइज है उनके अगर इक्वल है या उससे कम है तो उन्हीं को आने जाने देगा, नहीं तो और किसी को आने जाने नहीं देगा। तो ये होते हैं सेल मेम्ब्रेन जो कवर किए होते हैं किसको, साइटोप्लाज्म को। सेल के कुछ डिफिनीशन की बात करें, सेल के डिफिनीशन की बात करें, सेल क्या है, जैसा कि किताबों में दिया होता है, नाइन्थ में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नाइन्थ से पहले 6, 7, 8 सभी में पढ़ा होगा। इसको हम डिफाइन कैसे करें, तो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का मतलब है कि लिविंग बीइंग, और लिविंग बीइंग जो भी जीवित हैं उनकी बात कर रहे हैं, या फिर कोई भी लिविंग वस्तु भी हो सकती है, तो लिविंग थिंग्स। सेल क्या है, सेल एक बेसिक यूनिट है
किसका? जो भी जीवित वस्तु हैं, जीव जंतु हैं, उन सभी के, लिविंग बींग्स के, लिविंग थिंग्स के। बेसिक यूनिट होता है, बेसिक यूनिट होता है क्योंकि ये इसी से मिल करके बना है। अगर कोई बॉडी बनी है, अगर कोई बॉडी बनी है तो ये किससे बनी है? सिंगल सिंगल सेल से बनी है, सिंगल सिंगल सेल, ये सिंगल सिंगल सेल की बनी है। सब आपस में जुड़ते चले गए, टिश्यू बना लिया, टिश्यू से क्या बनाया? टिश्यू से आर्गन, बहुत सारे टिश्यू मिल गए, बहुत सारे टिश्यू मिल गए, क्या बना लिया? आर्गन बना लिया। बहुत सारे आर्गन मिल गए, बहुत सारे आर्गन मिल गए, क्या बना लिया? आर्गन सिस्टम बना लिया, आर्गन सिस्टम बना लिया। तो आर्गन सिस्टम, बहुत सारे आर्गन सिस्टम मिल गए, बहुत सारे आर्गन सिस्टम मिल गए, क्या बना लिया? बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। तो बेसिक यूनिट होता है किसका? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, ये तो बेसिक यूनिट हो गया। इसको और भी कुछ लिखा होता है किताबों में, उसको भी देख लेते हैं। सेल क्या है? सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर से वही बात है, जिसके अंदर जीवन है उसका क्या है? ये फंडामेंटल यूनिट है, मतलब उससे बना तो है ही, साथ में उसके अकॉर्डिंग कुछ काम भी करता है, इसलिए क्या है? ये फंडामेंटल यूनिट है, इकाई है। और बात करें कि सेल क्या है, तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, मतलब इकाई तो है ये, क्योंकि ये जो भी कोई बॉडी है वो सेल से ही बनी है, कोई भी जीवित वस्तु है वो सेल की ही बनी है, इसलिए ये क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है? स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है? इसका मतलब स्ट्रक्चरल, जितने भी सेल हैं वो उनका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। क्या सभी सेल के, जितने भी सेल हैं, हर एक सेल का स्ट्रक्चर सभी डिफरेंट है? नहीं। क्या सभी सेम है? नहीं। कुछ सेल एक जैसे दिखते हैं, कुछ सेल अलग अलग दिखते हैं, जिनकी अलग अलग फंक्शन होती है। जैसे अगर बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल आपने देखा होगा किताबों में, कुछ ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है कुछ, ये प्लांट सेल। प्लांट सेल का काम फोटोसिंथेसिस करना, बस फोटोसिंथेसिस नहीं करना होता है, बहुत सारे काम होते हैं। ये हो गया प्लांट सेल, जिसका फंक्शन क्या हो गया? फोटोसिंथेसिस। क्या बस यही फोटोसिंथेसिस करता है? नहीं, और भी कुछ है। जैसे कुछ बैक्टीरियाज हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। और इसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर बहुत ही क्लोरोफिल होता है। ठीक है, अगर अपनी बात करें तो हमारे अंदर वेराइटीज ऑफ सेल हैं, बहुत सारे सेल हैं। हिपैटिक सेल, लिवर का सेल हिपैटिक सेल, ब्रेन का सेल नर्व सेल। नर्व सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, कुछ ऐसे होता है। ये नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है हमारे बॉडी में। इसका फंक्शन क्या है? सिग्नल ट्रांसमिशन। ये क्या हो गया? नर्व सेल हो गया। इसका फंक्शन क्या है? सिग्नल ट्रांसमिशन। सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, कहां से कहां? स्टिमुलस जहां मिलता है, जहां से भी कोई टच, पेन, कुछ भी हो, कोई सेंस मिले, वहां से लेकर के यह सिग्नल जाता है कहां तक? ब्रेन तक। स्टिमुली से लेकर के कहां तक? ब्रेन तक। और ब्रेन से फिर वापस आता है कहां तक? जहां स्टिमुली मिली थी वहां तक, या फिर जो उसको सही कर सकता है उस आर्गन तक, एंड आर्गन तक। तो ये क्या करता है? सिग्नल का ट्रांसमिशन।
और हिपैटिक सेल की बात किया, हिपैटिक सेल भी कुछ ऐसे ही दिखता है, हिपैटिक सेल भी कुछ ऐसे ही दिखता है, जिसमें बहुत सारे हिपैटिक डक्ट मिले होते हैं, और ये क्या करता है, बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ बाइल जूस। ये किसका सेल है, ये हिपैटिक सेल है, हिपैटिक सेल। और सेल की बात करें, और सेल की बात करें तो एग सेल सभी ने देखा होगा, ओवल शेप का होता है एग सेल, एग सेल मार्केट में भी देखा होगा, अंडा, बिल्कुल वही। ये भी एक सिंगल सेल है, ये क्या है, एक सिंगल सेल है। इससे क्या होता है, नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन, सभी का स्ट्रक्चर अलग अलग है, सभी का फंक्शन अलग अलग है। ये स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, इसका अलग है, इसका अलग है। सभी का फंक्शन भी क्या है, सभी का फंक्शन भी डिफरेंट है। ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, फूड बना रहा है, नर्व सेल सिग्नल ट्रांसमिशन कर रहा है, हिपैटिक सेल बाइल जूस बना रहा है, एग सेल नए ऑर्गेनिज्म को बना रहा है, सभी का फंक्शन अलग है। तो सेल क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये होते हैं सेल। अब हम सेल की बात करें कि इसको किसने सबसे पहले डिस्कवर किया है, तो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया है रॉबर्ट हुक ने। और आज हम इसका ट्रिक भी बताएंगे, लेकिन पहले देख लें कि सेल को डिस्कवर किसने किया है। डिस्कवरी सबसे पहली बार डिस्कवर किया किसने, फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी किया। कब किया, इन विच ईयर, कौन से ईयर में, 1665 में। कौन सी ईयर में, 1665 में। कहां से, कहां से, फ्रॉम प्लांट कॉर्क सेल। कहां से, प्लांट कॉर्क सेल से, यहां से इन्होंने डिस्कवरी किया है कॉर्क सेल। सबसे बाहरी लेयर होती है प्लांट की, ये प्लांट है तो ये इसके सबसे बाहरी लेयर, इसको कहते हैं कॉर्क सेल। यहां से इन्होंने डिस्कवर किया। कैसा होता है ये कॉर्क सेल, डेड होता है। कैसा होता है, कैसा होता है, डेड होता है। मतलब जो इन्होंने डिस्कवरी किया था वो सेल कैसा था, डेड सेल था। डेड सेल का डिस्कवरी किया था इन्होंने, किसने, रॉबर्ट हुक ने। जो इनको स्ट्रक्चर मिला, स्ट्रक्चर वो कैसा मिला, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर मिला, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। जो इनको स्ट्रक्चर मिला वो कैसा मिला, हनी कॉम्ब लाइक। कैसा दिखता है, मधुमक्खी का छत्ता देखा है आपने, बिल्कुल वैसा है, बिल्कुल ऐसा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ हेक्सागन जैसा। ये सभी के सभी क्या हैं, सेल हैं। ये सेल है, ये भी सेल है, ये भी सेल है। सारे सेल एक दूसरे से जुड़े हुए, सभी के सभी सेल आपस में जुड़े हुए, ऐसे सब सेल है। इनको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला, जिनको इन्होंने क्या कहा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है सेल। कहां से देखा, कहां से देखा, जाहिर सी बात है ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है। सेल क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है। मतलब बहुत ही साइज इसकी छोटी होती है, माइक्रोन में होती है। कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो बड़े होते हैं, लेकिन ज्यादातर सेल की बात करें तो कैसे होती है, माइक्रोन में, बहुत ही छोटे।
जो हमारे आंखों से तक नहीं दिख पाती, तो इनको कौन देख पाएगा? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा था। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। किस ईयर में? 1665 में। कहां से? प्लांट कॉर्क सेल से। कैसा था? डेड था। स्ट्रक्चर कैसा दिखा? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। किससे देखा था? माइक्रोस्कोप से देखा था। ये हो गई डेड सेल की डिस्कवरी। अब हम बात करते हैं कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने किया। लिविंग सेल का डिस्कवरी किसने किया? लिविंग सेल का डिस्कवरी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया। इन्हीं के जस्ट बाद सेकेंड टाइम। डिस्कवरी तो और भी लोगों ने किया होगा, लेकिन इन्होंने अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है, अच्छे से बताया है, इसलिए इनका नाम आता है। सेकेंड टाइम डिस्कवर्ड बाय किसने किया? एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने। किसने किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। कौन सी ईयर में? कौन सी ईयर में? 1674 में। 1674 में इन्होंने कहां से कैसे डिस्कवरी कर लिया? तो इन्होंने डिस्कवरी किया था फ्रॉम पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर से पानी, तालाब का पानी इन्होंने निकाला, उसको माइक्रोस्कोप में दिखाया, और वो माइक्रोस्कोप भी इन्होंने खुद ही बनाया था। कैसा माइक्रोस्कोप था वो? सिंपल माइक्रोस्कोप। किससे देखा था? थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप इन्होंने खुद इन्वेंट किया था। सिंपल माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने। कहां से सेल की डिस्कवरी किया इन्होंने? पॉन्ड वाटर से। पॉन्ड वाटर में इनको क्या मिल गया? पॉन्ड वाटर में क्या मिल गया? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया। लेकिन बैक्टीरिया को इन्होंने देखा, इनको पता नहीं था कि वो बैक्टीरिया है। इन्होंने उसको क्या बोल दिया? इसको इन्होंने टर्म दे दिया एनिमल क्यूल। एनिमल क्यूल, ये इन्होंने टर्म दिया था। बैक्टीरिया नहीं कहा, सेल नहीं कहा, इन्होंने इसको क्या कहा? एनिमल क्यूल। जो पॉन्ड वाटर में सिंपल माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा, उसको क्या कहा? एनिमल क्यूल। ये सेल कैसा था? ये सेल कैसा था? लिविंग था। लिविंग सेल, चल फिर रहा था। लिविंग सेल। फिर उन्होंने इसके बाद और भी डिस्कवरीज की। बैक्टीरिया के बाद, आफ्टर बैक्टीरिया इन्होंने डिस्कवरी किया एल्गी पर, स्पर्म को इन्होंने डिस्कवरी किया था 1677 में, और इसका नाम दिया था, टर्म दिया था इन्होंने स्पर्मेटोजोआ। 1677 में इन्होंने फिर से डिस्कवरी किया था स्पर्म का, और नाम दिया था स्पर्मेटोजोआ। लिविंग सेल था। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया 1674 में। ये हो गई सेल की डिस्कवरी। बाकी और भी बहुत सारे सेल्स हैं, ये अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक। इसको हम सेल बायोलॉजी में पूरा पढ़ते हैं। सेल बायोलॉजी, इसमें इसका हम स्टडी करते हैं पूरा का पूरा। अब मैंने अभी बात कहा कि स्टडी करते हैं सेल का, तो सेल के स्टडी को हम कहते क्या है? सेल के स्टडी को हम क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। लॉजी का टर्म ही मतलब ही है टू स्टडी। साइटो का मतलब होता है सेल, या फिर अगर हम शुरू में अभी मैंने कहा था कि सेल क्या है? एक हॉलो स्फीयर,
साइटोप्लाज्म का बना हुआ, मास ऑफ साइटोप्लाज्म, तो ये क्या है? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो अगर हम स्टडी करें सेल का या फिर साइटोप्लाज्म का, उसे हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ सेल और साइटोप्लाज्म, मास ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म नहीं, मास ऑफ साइटोप्लाज्म, मास ऑफ साइटोप्लाज्म, ये सही रहेगा। मास ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अच्छा लग रहा है? ठीक। अब अगर बात करें कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं, तो सेल के टाइप्स कितने होते हैं? टाइप्स ऑफ सेल कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स, लेकिन ये 2 टाइप्स मैंने किस बेस पर बात किया? ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के बेस पर कौन कौन से होते हैं 2 टाइप्स? एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है प्रोकैरियोट्स या फिर प्रोकैरियोटिक्स। एक होता है दूसरा होता है यूकैरियोटिक्स या फिर यूकैरियोट। इसका मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक्स वो होते हैं जिनका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? जिनका न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, अनडेवलप्ड होता है। यूकैरियोटिक क्या होते हैं? इनमें न्यूक्लियस पूरा तरह से डेवलप होता है, बहुत अच्छे से डेवलप होता है। ऐसा क्या होता है? आइए समझते हैं। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो शब्द आया है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना। प्रिमिटिव का मतलब होता है पुराना, ओल्ड। अब ओल्ड ठीक है, पुराना है, तो इसका क्या? आगे देखते हैं। कैरियोट्स शब्द आया है कैरियन से। कैरियन का मतलब क्या होता है? कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस। अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि जिसका न्यूक्लियस हो गया पुराना, वो हो गया क्या? प्रोकैरियोट। पुराने न्यूक्लियस से क्या मतलब? पुराने न्यूक्लियस का मतलब होता है ओल्ड। न्यूक्लियस का मतलब है कि जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस है, अनडेवलप्ड न्यूक्लियस है, जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है। मतलब ऐसा क्या हो गया कि डेवलप नहीं है? ड्यू टू absence of nuclear membrane, इनके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता। जैसे ये एक पूरी बॉडी है, सेल बॉडी। अब इस सेल बॉडी में देखें तो पूरा डीएनए आरएनए इधर ही कहीं घूम रहा होगा, साइटोप्लाज्म इसी में होगा, राइबोसोम सब इसी में होंगे। ठीक, ये हो गया जेनेटिक मटेरियल डीएनए। डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, कोई इन्वेलप नहीं, कोई कुछ नहीं, पूरे बॉडी में ऐसे ही घूम रहा है। न्यूक्लियस क्या हो गया? अनडेवलप्ड, न्यूक्लियस है ही नहीं एक तरह से मान ले तो। ये हो गया प्रोकैरियोट। अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स क्या होता है? यू का मतलब होता है एडवांस। कैरियोटिक्स का मतलब अभी मैंने बताया है, कैरियन से आया है न्यूक्लियस। जिसका न्यूक्लियस एडवांस न्यूक्लियस, वो क्या होते हैं? यूकैरियोटिक्स। एडवांस न्यूक्लियस का मतलब क्या है? जिसका न्यूक्लियस डेवलप्ड हो, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो, वो क्या हो जाएगा? यूकैरियोट। इसका मतलब क्या है?
वेल डेवलप्ड का मतलब क्या है? मतलब यही है कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, तो इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर कह दें न्यूक्लियर इनवेलप पाया जाएगा। जो भी डीएनए मटेरियल होगा वो इनक्लोज्ड होगा। डीएनए या जेनेटिक मटेरियल इनक्लोज्ड होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। बात समझ में आई? ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं। ये किसी का बॉडी है, सेल बॉडी, सेल बॉडी। इसके अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होगा, डीएनए, डीएनए होगा। ठीक, ये डीएनए क्या हो गया? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड हो गया, ऐसे एक जगह इकट्ठा हो गया। बाकी राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, जो भी कुछ है सब इसके बाहर। बात समझ में आई? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। और इसने क्या किया? जेनेटिक मटेरियल डीएनए या फिर आरएनए को कवर्ड कर दिया, कवर्ड कर दिया, और ये हो जाता है प्रोकैरियोट, एडवांस न्यूक्लियस। बात समझ में आ रही है? ये हो गई बात टाइप ऑफ सेल की। अब हम बात करें कि सेल के बेस पे ऑर्गेनिज्म कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कितने क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। सेल के बेस पर ऑन द बेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म आर कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के, टू टाइप्स। सेल के बेस पर ऑर्गेनिज्म कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के। मतलब ये एक होता है यूनिसेलुलर और एक होता है मल्टी सेलुलर। यूनी सेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। इसका मतलब क्या है? यूनि का मतलब होता है वन, यूनि का मतलब मीन्स क्या होता है? वन, या फिर सिंगल, सिंगल। सेलुलर का मतलब सेल, जिसकी बॉडी एक सेल की बनी हो, वो क्या है? यूनिसेलुलर। पूरी बॉडी, पूरी बॉडी, होल बॉडी आर फॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। एग्जाम्पल के तौर पे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। मल्टी सेलुलर की बात करें, बैक्टीरिया भी है, ईस्ट भी है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में। मल्टी सेलुलर की बात करें, मल्टी मतलब मेनी, मेनी बहुत सारे, सेलुलर का मतलब सेल, बहुत सारे सेल का बॉडी बना हो तो उसको क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर। बॉडी मेड अप ऑफ मेनी सेल, इसको क्या कह देंगे? मल्टी सेलुलर। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, प्लांट, एनिमल, इट बहुत सारे। ये हो गए यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। किसके बेस पे? सेल के बेस पे। सेल के बेस पे ऑर्गेनिज्म कितने तरह के? दो तरह के, एक यूनिसेलुलर, दूसरा मल्टी सेलुलर। समझ में आ रहा है बात? इसके पहले हमने थोड़ा सा देखा था कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट। तो यूकैरियोट प्रोकैरियोट के एग्जांपल्स मैंने नहीं बताया, एग्जांपल्स देख लो भैया। यूकैरियोट प्रोकैरियोट के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? यूकैरियोट और प्रोकैरियोट के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं? यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, इसका एग्जांपल क्या है? वही प्लांट और एनिमल।
जो अभी हम आसपास में देखते हैं, कुछ बहुत छोटे मोटे बैक्टीरिया जो इनकी बात कर ले तो ये क्या हो जाते हैं, प्रोकैरिया। बहुत पुराने, बहुत सबसे पहले यही लोग आए थे, ऐसा माना जाता है। तो उनके अंदर न्यूक्लियस क्या था, डेवलप नहीं था। फिर बाद में यहाँ पर आने के बाद इवोल्यूशन के होते होते क्या हुआ, न्यूक्लियस डेवलप हो गया। ठीक है, ये हो जाता है टाइप्स ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चर देख लें, सेल का स्ट्रक्चर देख लें। तो सेल के स्ट्रक्चर में हम देखते हैं सबसे पहले बात प्लांट की। प्लांट क्या है, हमारा सब कुछ है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो प्लांट सेल को अगर हम देखें तो मैंने कहा था प्लांट सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया है, प्लांट सेल से किया है, डेड सेल था वो, और कैसा दिखता था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखता था। तो प्लांट सेल के सबसे बाहरी लेयर की अगर बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल कैसा होता है, बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही हार्ड होता है। किसका बना होता है, मेडअप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, सेलुलोज इज अ पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड बहुत ही हार्ड लेयर होता है। इसके जस्ट नीचे अंदर, इसके जस्ट नीचे क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। थिन लेयर होता है, थिन लेयर, नाजुक सा। किसका बना होता है, मेडअप ऑफ प्रोटीन एंड किसका, लिपिड बाइलेयर इसका बना होता है। जैसा कि मैंने बताया था अभी, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिव परमिएबल और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, कुछ को ही आने जाने देता है। बीच बीच में कहीं गैप होते हैं, बीच बीच में इसमें कहीं गैप होते हैं। गैप नहीं होगा तो कैसे इसके अंदर कुछ आएगा या जाएगा। इसको कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। एक पोर होता है जिसके थ्रू कुछ भी अंदर, सेल के अंदर या सेल के बाहर आता या जाता है। ये हो गए सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल इज यूनिक फीचर ऑफ प्लांट सेल। ये प्लांट सेल में ही होता है, प्लांट सेल के ही अंदर होता है सेल वॉल। और भी कुछ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, तो उनके अंदर भी सेल वॉल होता है, लेकिन वहां पर ये जो सेल वॉल बना होता है ये बदल जाता है। किसका वो बना होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक, या म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। तो उन सब की बात हो जाती है। लेकिन सेल वॉल किसका फीचर है, प्लांट का। एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता, एनिमल के अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता। और बात करें इसके अंदर जो खाली स्पेस दिख रहा है, ब्लैंक स्पेस, पूरा पूरा ये खाली वाला पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म कहते हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, वैक्यूल। वैक्यूल के आउटर लेयर डबल मेम्ब्रेनस होता है, उसके बाहरी मेम्ब्रेन को, आउटर मेम्ब्रेन या लेयर को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट कहते हैं। कितना परसेंट साइटोप्लाज्म में कवर करता है, ये कितना पार्ट कवर कर लेता है, 90 to 95% पार्ट को ये क्या कर लेता है, कवर्ड कर लेता है। क्या है इसका यूज, इतना कवर क्यों कर रहा है, क्या है इसका यूज। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है,
इसके अंदर यहाँ पर ये सब, यहाँ पर ये सब क्या होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एक केमिकल है जो क्या करता है, हेल्प इन डाइजेशन, हेल्प इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है। किसको डाइजेशन में, क्या हम जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन नहीं है, उसका तो करना होगा, करेगा, लेकिन ये हमारा सेल थोड़ी, ये तो प्लांट का सेल है। डाइजेशन करता है, इसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज होंगे, इस साइटोप्लाज्म में क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेलिज होंगे, इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज होंगे। तो हो सकता है वो सेल ऑर्गेनेलिज, सभी का लाइफ स्पान होता है, उसके बाद वो डेड हो जाए, तो डेड होने के बाद वो क्या करेंगे, यहाँ पर इन्फेक्शन काज करेंगे, सड़ाएंगे इसको। तो उसको बचाने के लिए क्या करता है, क्या करता है, डेड सेल ऑर्गेनेलिज को डाइजेस्ट कर देता है, या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल बाहर से कोई जो इसको नुकसान पहुंचाने के लिए आ जाए, कोई ऐसा चीज आ जाए जो इसके पूरे पार्ट में कहीं भी नुकसान पहुंचाए, उसको क्या करता है, डाइजेस्ट, डाइजेस्ट एंड किल, किल तो करेगा ही, जब डाइजेस्ट होगा तो मरना ही है, तो डाइजेस्ट एंड किल फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है, कोशिश तो करता है, हो जाए तो ठीक, नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है ये कोशिश करता है। ये बात हो गई वैक्यूल की, वैक्यूल, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मोडेस्माटा। थोड़ा सा और हम बात कर लें इसके अंदर और क्या होता है, तो इसके अंदर और होता है न्यूक्लियस, इसके अंदर और क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल, वैक्यूल 90 to 95% पूरा कवर कर लिया, तो बचेगा कितना, 10 से 5%, यही तो बचेगा। अब इतने में पूरा, ये पूरा कवर हो गया, थोड़ा सा जगह बचा, थोड़े में ही, इतने में ही क्या होते हैं, सारे सेल ऑर्गेनेलिज आकर के कवर होते हैं। एक होता है इसके अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि पूरे सेल को कंट्रोल करता है, कंट्रोल ऑल सेल ऑर्गेनेलिज, सभी सेल ऑर्गेनेलिज को कंट्रोल करता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस, ये रहा न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियस के अंदर ही है। न्यूक्लियोलस प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये राइबोसोम के ही बहुत सारे क्लस्टर होते हैं, क्लस्टर ऑफ राइबोसोम। और क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जैसे डीएनए या फिर आरएनए, ये होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे सभी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करते हैं, हमारे सभी इंफॉर्मेशन को रखते हैं, कैरी करते हैं, और हमारे बॉडी को जितने भी सेल्स हैं उनको काम करने के लिए क्या करते हैं, मैसेज देते हैं, सिग्नल देते हैं, या काम करवाते हैं, किसी भी तरह से काम कराते हैं। इसीलिए तो कहते हैं इसको कंट्रोल करने वाला ऑर्गेनेलिज, सभी ऑर्गेनेलिज को कंट्रोल करता है, सभी ऑर्गेनेलिज को कंट्रोल करता है। जेनेटिक मटेरियल, और इसको क्या करता है, अंदर तो अपने सभी कुछ कर ही रहा है, इसके अंदर सब कुछ कर ही रहा है, लेकिन साथ में जो पेरेंट सेल है, पेरेंट, इसका जेनेटिक मटेरियल, जो भी इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, वो सब का सब कहाँ ट्रांसफर कर देता है, ऑफ स्प्रिंग में, ऑफ स्प्रिंग, जो इसके बच्चे हैं उनमें ट्रांसफर कर देता है। या फिर एक सेल जब दो सेल में डिवाइड होता है तो उन दोनों सेल में जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है उन सभी प्रॉपर्टीज को उनके अंदर डाल देता है। बात समझ में आई। ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर एक मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, मैंने अभी बोला था ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, डबल मेम्ब्रेनस, डबल मेम्ब्रेनस।
तो न्यूक्लियस के दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर और इनर। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, और ये अंदर वाला हो गया इनर मेम्ब्रेन। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन और ये हो गया इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, बाहर की तरफ ग्रोथ कर जाता है, बाहर की तरफ ग्रोथ कर जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको रफ क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इसके ऊपर यहाँ पर राइबोसोम आकर के लग जाते हैं, जिससे इसका सरफेस क्या हो जाता है, रफ हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। किसकी वजह से, राइबोसोम की वजह से, राइबोसोम को। और जहां पर राइबोसोम आ गया वहां पर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करता है। ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर के सरफेस पे कोई राइबोसोम नहीं, बिल्कुल स्मूथ है, तो इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या काम करता है, सिक्रीट एंजाइम, एंजाइम को सिक्रीट कराता है, हार्मोन को सिक्रीट कराता है। ठीक, बहुत सारे केमिकल्स को सिक्रीट कराता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सब कुछ कराता है, और उनको क्या करता है, पैक भी करता है। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। साथ में कुछ और भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उनको भी देख लेते हैं। कुछ और भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उनको भी देखते हैं। ये इधर हो गया वैक्यूल, यहाँ हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दो मेम्ब्रेन, ये हो गया अंदर डीएनए, ये न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के में क्या होता है, राइबोसोम। न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, राइबोसोम। न्यूक्लियस के अंदर भी क्या होता है, राइबोसोम। यहाँ राइबोसोम, और राइबोसोम का फॉर्मेशन वही, राइबोसोम का सिंथेसिस करना, क्या, प्रोटीन का सिंथेसिस करना। और क्या होता है, ये बाहर की तरफ ग्रोथ कर जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इस पे राइबोसोम आकर के लग गए तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर इस पे कुछ भी नहीं लगा, मतलब क्या हो गया, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसी के जस्ट पास होता है गोल्गी बॉडी, गोल्जी बॉडी। क्या कहते हैं इसको, गोल्जी बॉडी। अच्छा, जरूर नहीं है यहीं पे हो, यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है। गोल्जी बॉडी सेल ऑर्गेनेलीज है, ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है। और क्या करता है, जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना करके सिक्रीट करता है बाहर, उसको ये कैच कर लेता है, और कैच करके क्या करता है, उसको मैच्योर करता है, मैच्योर करता है, मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई, मैच्योर, मॉडिफाई किसको, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने सिक्रीट किया है, वेजिकल को सिक्रीट किया है, जो एंजाइम्स हैं, हार्मोन्स हैं, प्रोटीन हैं, सभी को क्या करता है, कन्वर्ट करता है, चेंज करता है, मैच्योर करता है, सब कुछ करता है। ये फिर पैक करके भेज देता है, जहां पर इसकी जरूरत होती है वहां पर भेज देता है, सेंड कर देता है। जैसे मान लिया कि यहाँ प्रोटीन की जरूरत है, प्रोटीन हमारे हाथों में कुछ ज़्यादा बन गया, तो यहाँ से प्रोटीन क्या करेगा, थोड़ा सा सेंड कर देगा यहाँ, जिससे क्या हो, सब कुछ मेंटेन हो जाए। या फिर सेल के अंदर कुछ सेल ऑर्गेनेलीज हैं, उनको चाहिए कुछ एंजाइम्स, प्रोटीन या कुछ, तो वो उनको सेंड कर देता है। इसलिए इसको गोल्गी बॉडी को क्या कहते हैं, पोस्टमैन ऑफ द सेल, या फिर ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। गोल्गी बॉडी के बाद अगर बात करें तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस,
क्या होता है, डबल मेम्ब्रेनस। और इसका जो अंदर का मेम्ब्रेन होता है वो अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाता है, अंदर की तरफ इनफोल्ड हो जाता है। बाहर वाला मेम्ब्रेन वैसे ही रहता है। अच्छा, जितना भी मेम्ब्रेन है, बहुत ही खूबसूरत बात है ये, जिससे कभी ये बात भूलने वाली नहीं है। जितने भी मेम्ब्रेन्स हैं सभी के सभी किसके बने हैं, प्रोटीन और लिपिड बाइलेयर के ही बने हैं। तो इसको हमेशा याद रखो, जहां भी मेम्ब्रेन मिले वो प्रोटीन और लिपिड बाइलेयर के ही बने हैं, ये हमेशा याद रखना। जो भी मेम्ब्रेन का फंक्शन है वो सभी मेम्ब्रेन के लिए होता है। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी का सिंथेसिस। एटीपी का सिंथेसिस, एटीपी क्या होता है, एटीपी होता है जो हमें एनर्जी देता है, एनर्जी देता है। ये एटीपी को बनाता है कौन, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर जब ये टूटता है तो क्या करता है, ये हमें एनर्जी देता है। इसी एटीपी को ये फिर से तोड़ता है या फिर बाद में तोड़ता है तो हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। एटीपी को हम क्या कहते हैं, करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। जैसे हम पैसा खर्च करते चले जाते हैं, पैसा क्या होता है, पैसे खर्च करो और अपना काम करो, खाओ पियो जो भी कुछ करना है। वैसे ही जब एटीपी टूटता है तो ये एनर्जी देता है और उस एनर्जी से हम क्या करते हैं, कोई भी काम कर लेते हैं। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद अगर बात करें प्लांट में, मैंने बात किया था कि प्लांट क्या करता है, प्लांट का सेल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। कैसे, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर कुछ थैलाकॉइड होते हैं जो ऐसे अरेंज हो जाते हैं। ये एक सिंगल थैलाकॉइड है, ये एक सिंगल क्या है, थैलाकॉइड है। और बहुत सारे थैलाकॉइड अरेंज हो गए जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेना। ये ग्रेना आपस में अटैच होते हैं, बहुत सारे ग्रेना होते हैं, ये आपस में अटैच हो जाते हैं। किससे, स्ट्रोमा लैमेली से या फिर लैमिला से बोलते हैं। बाकी जो खाली स्थान देख रहे हो आप, इसको कहते हैं क्या, स्ट्रोमा। ये हो गया स्ट्रोमा, ये हो गया ग्रेना और ये हो गया लैमिल, लैमिल। ठीक। क्लोरोप्लास्ट का खुद का डीएनए होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद एक डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के भी अंदर एक डीएनए होता है, इनका खुद का डीएनए होता है। इसको कहते हैं इंट्रासेलुलर डीएनए। सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं उनके अंदर डीएनए, बस इन्हीं दोनों के अंदर डीएनए होता है। एक न्यूक्लियस हो गया, इसके अंदर डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके अंदर डीएनए, क्लोरोप्लास्ट हो गया, इसके अंदर डीएनए। न्यूक्लियस तो अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर भी करता है, लेकिन ये दोनों ट्रांसफर नहीं करते, ये खुद के बढ़ावे के लिए रखते हैं। बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ गई तो उस डीएनए से क्या करेंगे, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया बना लेंगे। क्लोरोप्लास्ट कम पड़ गया तो क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा चाहिए बनाने के लिए, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो डीएनए है वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रोथ करेगा, डिवीजन करेगा और बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट बनकर तैयार हो जाएंगे। और वो किसकी वजह से होगा, डीएनए की वजह से होगा, डीएनए या फिर आरएनए की वजह से होगा। प्रोटीन चाहिए तो प्रोटीन डीएनए से ही बन जाएगा। ये क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस करने लगता है, इसके अंदर एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये क्लोरोफिल जो भी सनलाइट आती है, फोटॉन के फॉर्म में एनर्जी आती है, उसको कैच करता है, कैच करके एक जगह इकट्ठा करता है। फिर उससे उससे वो क्या करता है, जैसे हम खाना पकाते हैं किचन में, आग जला करके खाना पकाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही ये भी क्या करता है, उस एनर्जी को ट्रैप करता है और ट्रैप करके जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हैं, उनको जोड़ने का हेल्प करता है, तोड़ना, वाटर को तोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड से जोड़ लेना, ये उसमें काम करता है। जबकि क्लोरोफिल में ये लाइट को क्या किया, ट्रैप करता है, लाइट को ट्रैप करता है और इस लाइट से क्या करता है, जो भी वाटर होते हैं इनको ब्रेक करता है। बस फिर यहाँ से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, इसके साथ जुड़ता है और ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है और इस तरह से हो जाता है फोटोसिंथेसिस। और क्या होता है इसके अंदर, इसके अंदर होता है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर
जो क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एक माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब लाइन स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल्स ऐसे। बाकी जो भी खाली जगह है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। इन साइटोप्लाज्म में भी क्या भरे होते हैं, छोटे 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 छोटे, ये राइबोसोम भरे होते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम या फिर राइबोसोम। ठीक, क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं और आरआरएनए से ये बने होते हैं, आरआरएनए से बने होते हैं। फंक्शन क्या होता है इनका, फंक्शन अभी मैंने बताया था कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, ये प्रोटीन सिंथेसिस। ये हो गया सेल का कुछ स्ट्रक्चर, उसके अंदर सेल ऑर्गेनेलिज, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज, बाहर सेल वॉल, उसके जस्ट अंदर सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल, सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन, कुछ भी कह लो, अंदर साइटोप्लाज्म और उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलिज। अब हम बात करें ट्रिक्स की। मैंने कहा था कि डिस्कवरी ऑफ सेल किसने किया, कब किया, इसका हम ट्रिक तो बताएंगे, क्योंकि यहां पर हम आए तो हैं याद कराने। ट्रिक देखते हैं याद करने के लिए, डिस्कवरी ऑफ सेल। ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा समय। जो मेरे घर में रैक बना है वो 1665-74 में बना है। रैक कब बना, ये रैक बना है 1665 में और 74 में। रैक समझते हो आप लोग, जिस पे सामान रखा जाता है। ठीक, किस चीज का रैक बना था ये, सेल का। सेल का रैक बना था कब, 1665 और 1674। रैक, RAC, रैक। आर का मतलब रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक। ए का मतलब एवी वॉन लीवेनहॉक, और सी का मतलब क्या हो गया, सभी लोग समझ गए होंगे, सेल वॉल। रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी कब किया सेल का, 1665 में। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने कब डिस्कवरी किया, 1674 में। है ना मजेदार ट्रिक, कभी नहीं भूलेगा। रैक कब बना, 1665 में और 74 में। ठीक, दो बार हमारे घर में रैक बना था, एक 1665 में, एक 1674 में। किसका था, सेल का बना हुआ था। ऐसे ही और भी चीजें जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। और मुझे लगता है आज का ये टॉपिक आप लोगों को बहुत ही बेहतर लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो लाइक करें इस वीडियो को, और आपको लगता है कि दूसरे बच्चों को समझ में टॉपिक्स नहीं आ रहे हैं तो उनको भी शेयर करें ताकि वो भी समझ सकें। हमारे साथ बने रहें, ऐसे ही हम मजेदार ट्रिक्स लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे, जिससे आपको ज़्यादा कठिनाई ना हो किसी चीज़ को याद करने में। हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स की बात करेंगे जिससे कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बताएंगे आपको सेल थ्योरीज के बारे में। अभी तो पूरा सेल बचा हुआ है, इतना बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसमें से हम एक एक टॉपिक को आपको याद कराएंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ये उन सभी बच्चों के लिए है, छोटे क्लास हों बड़े क्लास हों, सभी के लिए है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के साथ साथ कोई BSc में है वो भी इस टॉपिक को देख सकता है, क्योंकि उसमें भी बायोलॉजी में ये चैप्टर्स आते हैं। कोई बायोटेक्नोलॉजी का है उसके लिए भी ये है। आई होप सभी को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ बने रहें हमेशा हमेशा। अपने ही चैनल
कीमोलॉजी में।